हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ XUV 400। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर थोड़े से नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे इस कार के। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं इस गाड़ी के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर करूंगा। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा आइट्रेशंस करी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली टेक्निकल हो रहा था और ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी। सो ऑडियंस जो है ना वो दो तरह की होती हैं। एक, उनको सिर्फ गाड़ी को ऊपर ऊपर से देखना है कि इसमें क्या क्या है, कितना कंफर्ट है, कितना क्या है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा एक्सट्रीम अंदर जाना चाहते हैं, सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, वो उससे कैसे डिफरेंट है। सो आई हैव थॉट कि इसके अंदर मैं जो चीज़ें हैं टेक्निकल मैं वो समझा दूंगा, लेकिन उनकी जो इंटरनल वर्किंग है वो मैं अलग से कवर कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि कार टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट या सीरीज बनाऊं एंड जितनी भी कार टेक्नोलॉजी सारी गाड़ियों में है मैं उनको 1 बाय 1 कवर करूं। ये इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगता है, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बट चलो फिलहाल मैं कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करता हूँ इसके XUV 400 के। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अंदर मैं क्या क्या कवर करूंगा: सस्पेंशन, बैटरी पैक, सेफ्टी एंड BIW डिजाइन, सर्विस मेंटेनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, ये सब कवर होगा। तो शुरुआत करते हैं सस्पेंशन से। कार का सस्पेंशन का जो आर्किटेक्चर है या मैं कहूं जो सस्पेंशन टाइप है वो है, आपने काफी कॉमनली सुना होगा, फ्रंट में है मकफर्सन स्ट्रट और रेयर में है ट्विस्ट बीम। लेकिन इसके अंदर दो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं विच आर फर्स्ट इन सेगमेंट, नॉट फर्स्ट फॉर महिंद्रा, फर्स्ट फॉर सेगमेंट। ये सेम टेक्नोलॉजीज आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर भी देखने को मिली होगी, MTVCL एंड FDD। सबसे पहले मैं FDD की बात करता हूं। FDD इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग। देखो डैम्पिंग का क्या मतलब है, डैम्प मतलब कि किसी वाइब्रेशन को डैम्प करना, कम करना, और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग मतलब कि ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसमें कम फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कब होगी? एग्जांपल देता हूँ कि एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, कार उसके ऊपर से जाती है, गाड़ी का व्हील एक बार ऐसे ऐसे होता है, गाड़ी आगे चली जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब होगी? जब व्हील बार बार ऐसे करेगा। तो वो कब होगा? जैसे रम्बलर्स नहीं होते, कंसेक्यूटिव जब स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उसके ऊपर से कार जाती है, उस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो ये सस्पेंशन डैम्पिंग फोर्स बढ़ा देता है, और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो ये डैम्पिंग फोर्स घटा देता है। अब बात करता हूँ मैं MTVCL की, मल्टी ट्यूनेबल वॉल्व विद कंसेंट्रिक लैंड। स्पीड ब्रेकर को दोबारा ले आते हैं, लेकिन इसमें हम सिंगल स्पीड ब्रेकर एंड मल्टीपल स्पीड ब्रेकर्स की बात नहीं करेंगे, हम एक स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई की बात करेंगे। बेसिकली एक स्पीड ब्रेकर जिसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है, या मान के चलो जिसका क्रेस्ट थोड़ा कम होता है, उसके ऊपर से जब कार जाती है तो कार के व्हील का जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में जो पिस्टन होती है वो धीरे से ऐसे अंदर जाती है, फिर बाहर आती है व्हेन दी कार गोज ओवर दैट स्पीड ब्रेकर। लेकिन जिस केस में स्पीड ब्रेकर का कर्वेचर काफ़ी कम है, यानी कि उसकी क्रेस्ट थोड़ी ज़्यादा है, सो सेम स्पीड पे कार जब उसके ऊपर से जाएगी, सो जो पिस्टन का मोशन है अप एंड डाउन का विद इन दी सस्पेंशन वो काफ़ी फास्ट होगा। सो कन्वेंशनल डैम्पर क्या करता है कि जैसे जैसे पिस्टन की स्पीड बढ़ती रहती है वैसे वैसे डैम्पिंग फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। बट MTVCL के अंदर ये उतना ज़्यादा स्टीप नहीं होता, थोड़ा सा ग्रेजुअल होता है। ये कभी डिटेल के अंदर मैं बाद में बताऊंगा। अब बात करता हूँ बैटरी पैक की। आज की तारीख में मोस्टली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लिथियम आयन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन इस लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की दो केमिस्ट्रीज होती हैं, NMC और LFP। NMC है निकल, मैंगनीज एंड कोबाल्ट, और LFP है लिथियम आयरन फॉस्फेट। XUV 400 NMC केमिस्ट्री यूज़ करती है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने इनग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि इस प्लेटफॉर्म में LFP केमिस्ट्री यूज़ होएगी। दोनों के बीच में हल्का सा डिफरेंस बता देता हूँ कि LFP केमिस्ट्री जो है, जो इनग्लो में यूज़ होती है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि उसकी एनर्जी डेंसिटी कम रहती है, बट एडवांटेज ये है कि NMC बेस्ड सेल से वो ज़्यादा सेफ है। LFP की एनर्जी डेंसिटी लगभग 142 Wh/kg होती है, और XUV 400 की जो NMC केमिस्ट्री है उसकी एनर्जी डेंसिटी है 237 Wh/kg, यानी कि कम वेट के साथ ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है, जिससे कि कम वेट में ज़्यादा रेंज मिल सकती है। अब ये जो NMC बैटरी पैक है ये आता है LG एनर्जी सोल्यूशन से। अब आप देख रहे हो LG वाले किस तरह से ऑटोमोटिव वर्ल्ड के अंदर घुस रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि LG वाली ADAS के कैमरे भी बना रहे हैं, आप चाहो तो वो देख सकते हो। LG एनर्जी सोल्यूशन जो है इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ LG Chem, जो कि अगेन LG कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है एंड इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ कोरिया। लेकिन ये जो NMC बैटरी पैक वो दे रहे हैं वो थोड़ा सा ओल्डर जनरेशन है, 5.3.2 नाम है इसका। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन जो मोर मॉडर्न केमिस्ट्रीज हैं उतनी भी ज़्यादा नहीं है, उससे थोड़ी सी कम है। बट क्योंकि महिंद्रा वालों को पावर, रेंज और कॉस्ट तीनों चीज़ें देखनी थी तो उनको ये वाली जनरेशन बेस्ट फिट लगी। वैसे XUV 400 आ तो 2023 में रही है, लेकिन इसके ऊपर काम काफ़ी टाइम से चल रहा था क्योंकि महिंद्रा वालों ने LG Chem के साथ 2018 में डील साइन करी थी NMC केमिस्ट्री बेस्ड बैटरीज की सप्लाई के लिए। देखो कब से प्लानिंग चल रही है। अगर बैटरी पैक के डिज़ाइन की बात करूँ तो इट हैज़ अ डुअल वेंट वॉल्व पैक डिज़ाइन। बेसिकली दो वॉल्व्स हैं जो थोड़ा वेंटिलेशन का काम देते हैं।
लेकिन ये क्यों चाहिए? देखो, बैटरी में जब प्रॉब्लम होती है तो सेल्स के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि गैसेस ऊज आउट करनी शुरू कर देता है जब जब टेम्परेचर बढ़ता है, और उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन चाहिए होती है। सो इसलिए सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसे 2 वाल्व्स लगा रखे हैं। साथ ही साथ बैटरी पैक के लिए चिलर भी है और हीटर भी है। जब टेम्परेचर 43 टू 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो चिलर शुरू हो जाता है बैटरी पैक को ठंडा रखने के लिए, और जब टेम्परेचर -10 डिग्री से भी कम हो जाता है तो हीटर ऑन हो जाता है बैटरी को ऑप्टिमम वर्किंग रेंज के अंदर रखने के लिए। पावर ट्रेन के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोलर्स और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो वैल्यू से आ रहे हैं। एक फ्रेंच ऑटोमोटिव सप्लायर है वो। अब बात करता हूं मैं इसकी सेफ्टी की, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा इसका BIW डिजाइन डिस्कस करूंगा। BIW मतलब बॉडी इन वाइट। सिंपल शब्दों में गाड़ी का जो फ्रेम और चेसी होता है वो वाला पोर्शन। गाड़ी के अंदर हाई स्ट्रेंथ स्टील काफी एक्सटेंसिवली यूज हुआ है। इनफैक्ट अपनी सेगमेंट के अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ HSS यूज हुआ है। अब HSS की भी 3 कैटेगरीज हैं। एक तो नॉर्मल हाई स्ट्रेंथ स्टील, एक है एडवांस्ड AHSS, एक है अल्ट्रा HSS। अल्ट्रा 10% यूज हुआ है, एडवांस्ड 5% यूज हुआ है और नॉर्मल हाई स्ट्रेंथ स्टील 30% यूज हुआ है। तीनों को ऐड करोगे तो 45% यूजेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील है पूरे के पूरे BIW में। कार सेफ्टी के लिए इन्होंने 2 चीजों का ध्यान रखा है, ऑक्यूपेंट सेफ्टी एंड बैटरी सेफ्टी। जो 10% अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज हुआ है वो बैटरी पैक को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज हुआ है, और उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 1500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल को जब आप पुल करोगे तो वो टूटने से पहले कितना मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है। महिंद्रा ये क्लेम करती है कि उन्होंने वर्ल्ड में जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ स्टील अवेलेबल है 1500 मेगापास्कल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला, वो यूज किया है कि चाहे कितना ही बड़ा क्रैश क्यों ना हो जाए, बैटरी प्रोटेक्टेड रहेगी। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि जो माइल्ड स्टील होता है उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 320 न्यूटन्स पर मिलीमीटर स्क्वायर। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का फर्क है। कार के क्रैश टेस्ट की अगर बात करें तो 2 तरह के क्रैश टेस्ट देखे जाते हैं, फ्रंटल एंड साइड इंपैक्ट। महिंद्रा वालों ने सिमुलेशन करी है कि फ्रंटल क्रैश के अंदर कार को 280 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब गाड़ी के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो जब इतनी ज़्यादा एनर्जी एक इम्पैक्ट पे ट्रांसफर होती है तो इंजीनियर्स ये कोशिश करते हैं कि सारी की सारी एनर्जी गाड़ी के बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाए और ऑक्यूपेंट को कुछ ना हो। सो उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल के फ्रेम डिजाइन किया है जो कि गाड़ी को एक एडिशनल लोड पाथ देता है उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। बेसिकली क्रैश हुआ, एनर्जी फ्रंट पे आई, फ्रंट स्क्वीज होगा, थोड़ी सी एनर्जी डिसिपेट होगी, फिर वो के फ्रेम के थ्रू जाके रेयर केज में जाएगी, रेयर केज भी कंप्रेस होएगा, के फ्रेम भी कंप्रेस होएगा, एनर्जी थोड़ी और डिसिपेट होएगी, और इस तरह से करते कराते वो एनर्जी पूरी की पूरी कार बॉडी में ट्रांसमिट होएगी, और जैसे जैसे बॉडी कंप्रेस होती रहेगी वैसे वैसे वो एनर्जी डिसिपेट होती रहेगी ताकि अंदर के जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो सेफ रहें, उन तक एनर्जी इंपैक्ट बिल्कुल लास्ट में पहुंचे और कम से कम पहुंचे। बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को रीइंफोर्समेंट्स दी हुई है। किस चीज की? UHSS की। इन्होंने UHSS साइड के अंदर नहीं दे रखा बिकॉज साइड क्रैशेस जो होते हैं वो फ्रंटल लोड का 25% ही लोड लेते हैं। अब महिंद्रा वालों ने ये सारी की सारी बातें बताई हैं और अपनी तरफ से उन्होंने काफी मेहनत करी है, लेकिन ये चीजें रियल वर्ल्ड में कितनी इफेक्टिव हैं और एक्चुअली कितनी प्रोटेक्शन देती हैं ये तो सिर्फ तब पता चल पाएगा जब कार के एक्चुअल फिजिकल क्रैश टेस्ट होंगे, हर चीज पे इसको स्कोर दिया जाएगा और फाइनली GNCAP रेटिंग दी जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि कार मेकर्स थोड़ा सा अंडर या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल किया कैरेंस, अगर आपको याद हो तो किया वालों ने ये क्लेम किया था कि हमें लगता है कि कैरेंस कम से कम 4 स्टार्स लेके आएगी, क्योंकि उन्होंने बेस मॉडल ऑनवर्ड्स ही 6 एयरबैग देने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब एक्चुअल किया कैरेंस का टेस्ट हुआ तो GNCAP में उसको सिर्फ 3 स्टार्स मिले। इसलिए ये सारी चीजें पढ़ के और सुन के इंप्रेसिव तो लगती हैं, बट क्या ये 100% 5 स्टार लेके आएगी ये इस बेसिस पे नहीं कहा जा सकता जब तक एक्चुअल टेस्ट ना हो। प्रोबेबिलिटी है कि 5 स्टार रेटिंग मिल सकती है बिकॉज XUV 300 के पास 5 स्टार रेटिंग है। अब लास्ट में बात करता हूं इसकी सर्विस, मेंटेनेंस एंड ड्यूरेबिलिटी की। किसी भी कार को लॉन्च करने से पहले कार मेकर्स जो हैं कार के प्रोटोटाइप को काफी रगड़ते हैं, हर कंडीशन में लेके जाते हैं, इंजन को और ट्रांसमिशन को बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज करते हैं। राजस्थान की डेजर्ट और एक्सट्रीम हीट से लेके लेह लद्दाख और कश्मीर की एक्सट्रीम सर्दियों तक गाड़ियों के पूरे टेस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी रियल वर्ल्ड के अंदर जब कार्स आती हैं कस्टमर्स के पास तो कुछ ना कुछ दिक्कतें निकलती हैं। आपने काफी सारे केसेस देखे और सुने भी होंगे। एनीवे, महिंद्रा ने XUV 400 के साथ क्या क्या किया हुआ है वो देख लेते हैं। पहली बात, बैटरी पैक का इन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है। इसको बेस्ट इन इंडस्ट्री डस्ट एंड वाटर प्रूफ बनाया हुआ है विद IP67 स्टैंडर्ड ऑफ इनग्रेस प्रोटेक्शन। ये IP67, IP56 ये सब आपने मोबाइल फोन्स में देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए रेटिंग होती है, ये हर उस चीज़ के लिए रेटिंग होती है जिसको डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन देनी होती है। ये रेटिंग का क्या मतलब है, कैसी दी जाती है, ये टेक्निकल डिस्कशन में कभी अलग से करूंगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये रेटिंग अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट, इस कार को काफी रिगरसली एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर टेस्ट किया हुआ है, रेंजिंग फ्रॉम 47 डिग्री सेल्सियस इन जैसलमेर टू -20 डिग्री सेल्सियस इन साउथ कोरिया। साथ के साथ इसकी जो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी है इसे मल्टीपल ज्योग्राफीज के अंदर भी टेस्ट किया गया है, इंक्लूडिंग इंडिया,
साउथ कोरिया एंड जर्मनी। नेक्स्ट पॉइंट, कार की जो मोटर है इसकी पीक एफिशिएंसी 98.2% से भी ज़्यादा है, जो कि अगेन बेस्ट इन क्लास है। और इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और 1,20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलेगा। फंक्शनल सेफ्टी भी इसकी हाईएस्ट है ISO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। लेकिन अगेन सेफ्टी कितनी है वो तो रियल वर्ल्ड क्रैश टेस्ट से ही पता चलेगा। बैटरी के ऊपर काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी प्रोटेक्शन दी हुई है, लेकिन फिर भी बैटरी वारंटी कितनी देगी महिंद्रा ये उन्होंने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा है। या फिर बैटरी 100% एफिशिएंसी पे कब तक काम करेगी या फिर इसकी पीक एफिशिएंसी कितनी होगी, ये फिगर्स अभी आउट नहीं है। गाड़ी की बैटरी 39.4 kWh की है और इसको चार्ज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर जो कि 0 से 80% चार्ज कर देगा 50 मिनट्स में, 50 मिनट में। दूसरा 7.2 किलोवाट 32 एम्पियर आउटलेट जो कि 0 to 100% 6.5 आवर्स में कर देगा। और तीसरा 3.3 किलोवाट 16 एम्पियर डोमेस्टिक सॉकेट जो कि 0 to 100% 13 आवर्स में कर देगा। जिस तरह से हमारे कन्वेंशनल इंजन्स के अंदर एक कूलेंट यूज होता है उसी तरह से ये बैटरी भी लिक्विड कूल्ड होगी। तो ये थी एक छोटी सी टेक्निकल डिस्कशन XUV400 के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये सब जान के थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया हो और बाकी कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।